हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस रिवीजन सीरीज के पार्ट 7 की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कराएंगे। ये चैप्टर आपका क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंट्रोल। क्या होता है कंट्रोल? तो देखिए, कंट्रोल रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट और डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम इन अ मैनर दैट इंश्योर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कह रहे कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल क्या बताता है? तो कंट्रोल रिफर करता है, बताता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? टू रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ इट्स ऑर्गन एंड सिस्टम। रेगुलेट कर किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की हो या किसी ऑर्गन सिस्टम की हो, उसको एक मैनर में किस तरीके से रेगुलेट करता है और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग कराता है। इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? कंट्रोल कहा जाता है। यानी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कराता है। इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? कंट्रोल कहा जाता है। कंट्रोल मैकेनिज्म हेल्प ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। कंट्रोल मैकेनिज्म हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी जीव को, उसके जो स्टिमुलाइज हैं, जो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका एक्सटर्नल लाइक टेम्परेचर, लाइट, एंड इंटरनल में आपका हंगर। यानी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हुए, जैसे लाइट में या टेम्परेचर में, तो इसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से उसकी बॉडी फंक्शन करेगी। और जैसे इंटरनल में आपका हंगर हो गया, भूख लगेगी, तो वो किस तरीके से अपनी बॉडी को रेगुलेट करेगा। ये सब आता है आपका कंट्रोल में। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन वर्ड बताता है कि आपस में क्या बना के रखना, आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, यानी एक बॉन्ड बना के रखना। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? Coordination is the process through which the different body system, organs and tissue work together to carry out a specific function. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी जो बॉडी होती है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो आपके सिस्टम्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं और जो टिश्यू पाए जाते हैं, ये सब आपस में मिलकर किसी फंक्शन को, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन सो दैट ऑल बॉडी पार्ट वर्क हार्मोनिकली, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग मसल मूवमेंट व्हेन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नीड टू एक्ट इन सिंस। जब आप मसल मूवमेंट कराते हैं तो बहुत सारे आपके बॉडी के पार्ट्स को एक साथ काम करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम काम करता है जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आती है और उसका ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे सेल आपकी काम कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रही है। जब आप थक जाते हैं तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ये सारे प्रोसेस में क्या है? कई सारे सिस्टम्स को एक साथ काम करना पड़ता है। आगे बात करें, वाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर नेसेसरी। क्यों जरूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? तो देखिए, स्टिमुलाई कैन बोथ, स्टिमुलाई दोनों तरीके की हो सकती हैं, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। होमोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस। होमोस्टेटिस का मतलब होता है कि आपके अंदर का जो फ्लूइड है, आपकी बॉडी के अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी उनमें फ्लूइड है, उसको क्या करना, एक बैलेंस्ड फॉर्म में रखना। और अगर आपकी बॉडी प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है और आपस में ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना हुआ है तो ये बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस नहीं रख पाएगा। इसीलिए लिखा गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है मेंटेन द बैलेंस, बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है। विदाउट प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन organisms may fail to respond the changing environment and their system would malfunctioning। कह रहे हैं अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है आपकी बॉडी में तो जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा वो फेल हो जाएगा, रिस्पॉन्ड टू
चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है, जैसे गर्मी हो रही है, ठंडी ठंडी हो रही है। अब देखिए कोई जो आपका पागल व्यक्ति होता है वो कहीं आप देखेंगे तो गर्मी है तो वो इसी ऐसे धूप में बैठा हुआ है, कहीं ठंड है तो ऐसे सड़कों पे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है नहीं, उसकी बॉडी में खुद का कंट्रोल है नहीं, तो वो इन सब चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो वही बताया गया है कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता है तो वो फेल हो जाता है रिस्पॉन्ड करने में चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड देयर सिस्टम वुड बी मेल फंक्शनिंग, और जो उसकी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, गलत तरीके से या प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है? तो देखिए स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है अ चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा चेंज होना आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जिससे आप क्या कर दें, डिटेक्ट कर लें, जिसे आप डिटेक्ट कर लें या पहचान जाए, उसे कहा जाता है स्टिमुलस। जैसे किसी ने आपको टच किया तो आप पहचान सकते हैं कोई आपको टच कर रहा है, यानी टेम्परेचर, गर्मी बढ़ रही है या ठंड ज़्यादा हो रही है, इसको भी आप देख सकते हो। और लाइट कम है कि ज़्यादा, ये सब क्या है, ये स्टिमुलस हैं जिसको हम हो या कोई अदर ऑर्गेनिजम्स हो, यानी ह्यूमन हो या कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अब रिस्पॉन्स क्या है? अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए रिस्पॉन्स क्या करेगा। अब कोई भी अगर स्टिमुलस आया है तो उसके लिए जो हम रिएक्शन करेंगे उसे ही क्या कहा जाएगा, स्टिमुलस कहा जाएगा। द रिएक्शन टू अ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई किया गया रिएक्शन ही आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। जैसे देखिए मूविंग थ्रू द हॉट सरफेस, यानी अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाएंगे अगर हमारे पास जाने का ऑप्शन है। द बॉडी नीड्स टू डिटेक्ट स्टिमुलस, प्रोसेस इट एंड देन रिस्पॉन्ड टू अकॉर्डिंगली। सबसे पहले बॉडी को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले बॉडी डिटेक्ट करती है स्टिमुलस को, यानी किस तरीके का स्टिमुलस मिला है उसको डिटेक्ट करेगी, फिर उसके बाद प्रोसेस करेगी कि इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। पहले डिटेक्ट करेगी, फिर प्रोसेस करेगी, देन उसके बाद क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। अब देखिए टाइप ऑफ सिस्टम इन ह्यूमंस, कौन कौन से ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो ह्यूमन में पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं। तो देखो ह्यूमन हैव टू मेन कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मनुष्य में दो तरीके के सिस्टम पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं कंट्रोल में एंड कोऑर्डिनेशन में। पहला हमारा है नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा है इंडोक्राइन सिस्टम। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या होता है नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। नर्वस सिस्टम इज अ फास्ट एक्टिंग कंट्रोल सिस्टम डेट रेगुलेट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। नर्वस सिस्टम क्या है, फास्ट एक्टिंग है एंड रेगुलेट करता है किसको, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, दोनों तरीके के एक्शंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम फास्ट एक्ट करता है, कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को। क्या होते हैं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, आई होप आपको पता होगा। अगर ना पता हो तो सिंपल सा समझ लीजिए, वॉलेंट्री का मतलब वो होते हैं जो हमारी इच्छा के हिसाब से मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि टहलना, घूमना, लेटना, क्या है वॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या हैं, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, जैसे हमारा हार्ट का धड़कना लगातार धड़कता रहता है, तो ये कैसा इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जो हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं होता है। इट यूज टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रेपिडली। नर्वस सिस्टम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करता है इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में विद इन बॉडी ट्रांसफर करने में। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, एक आपका ब्रेन होता है, दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। याद रखिएगा ये चीज़ कि आपके नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक आपका ब्रेन है, दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। और इसके साथ ही इनकी नर्व्स होती हैं, इसके साथ ही क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं। अगला हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। तो देखिए रिसीव इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट स्टिमुलाई। सबसे पहले क्या होगी, हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, हम बाहरी कोई घटना है उसको जैसे या तो आँख से डिटेक्ट करेंगे, लाइट को किससे डिटेक्ट करते हैं, आँख से डिटेक्ट करते हैं, या स्किन से डिटेक्ट करेंगे किसको,
टच को। सबसे पहले हमें क्या मिली, इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस करेगी रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन को, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, देखेगी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाद में क्या होगा, बाद में आपका जो नर्वस सिस्टम होगा, यानी जो आपका ब्रेन होगा, वो सिग्नल भेजेगा कि द नर्वस सिस्टम सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू मसल्स और ग्लैंड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्ड। आपका नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा कि इसके अगेंस्ट में किसी जिस जो मसल्स है या कोई ग्लैंड्स है उसको क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इन 3 प्रोसेस में आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस कराता है और फिर सेंड करता है इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करना है। अब देखिए, जो सेल होती है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है न्यूरॉन्स को या नर्व सेल को। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाएगा न्यूरॉन को, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनाती है। एक तरीके की सेल होती है नर्व सेल। इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यही आप क्या करती है, स्ट्रक्चर बनाती है और यही फंक्शंस को रेगुलेट करती है। इसीलिए न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कहा गया है। दूसरा क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी, यही क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पूरी बॉडी में पहुंचाती है। न्यूरॉन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स, न्यूरॉन्स आपस में वर्क करती हैं जिससे नर्व बनाती हैं जो ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सिग्नल्स को ब्रेन के पास, अदर बॉडी पार्ट्स के पास, ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं, अदर बॉडी पार्ट के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो बोर्ड के बच्चे हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो न्यूरॉन होती है आपकी या नर्व सेल होती है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स आपका होता है डेंड्राइट्स, दूसरा पार्ट है सेल बॉडी और तीसरा क्या है, एक्सॉन। डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए, जो ये आपको ब्रांचेस जैसी ऊपर दिखाई दे रही हैं ये जो हैं ये आपकी हैं डेंड्राइट्स। ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। उसके बाद जो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर आपका है सेल बॉडी। ये स्ट्रक्चर क्या है, सेल बॉडी है। और जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है ये आपके क्या है, एक्सॉन है या एक्सॉन टर्मिनल आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इनके क्या क्या काम होता है। तो देखो, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दिए कैसे हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं। डेट रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी जो हमारी बॉडी में दूसरे न्यूरॉन्स कोई सिग्नल भेज रहे हैं उसको रिसीव करेंगे, या तो फिर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उनसे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करेंगे। सेल बॉडी क्या करेगी, सेल बॉडी कंटेन करती है न्यूक्लियस को, ये क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। जो सिग्नल्स भेजे गए हैं उन्हें क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। भाई पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले रिसीव किया जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर एक्सॉन क्या है, एक्सॉन उसको जो है एक लॉन्ग फाइबर स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसमिट कर देगा इम्पल्स को फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और ये ऐसे ही आगे न्यूरॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा। और ऐसे ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, और सिग्नल आपका ब्रेन के पास आता है और वहाँ से रिस्पॉन्ड फिर सेम मैनर में 1 से 2, 2 से 3 न्यूरॉन के थ्रू आपका जो है जहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है वहाँ पे जाता है। यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है डेंड्राइट्स के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, सब वही लिखा हुआ है। सेल बॉडी के बारे में लिखा हुआ है। अगर कोई पॉइंट्स ना आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सेल बॉडी। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल अलोंग द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन्स, कहाँ ट्रेवल करते हैं, पूरे एक्सॉन में, जो न्यूरॉन्स के पूरे एक्सॉन होते हैं वहाँ पे ट्रेवल करते हैं। व्हेन द इम्पल्स इज द नर्व टर्मिनल, जब ये टर्मिनल के पास पहुँचता है, टर्मिनल का मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ पे, जब यहाँ पे पहुँचेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जब यहाँ पे पहुँचेगा इसे कहा जाता है टर्मिनल। जब ये पहुँचता है आपका टर्मिनल के पास तो क्या होता है, इट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, तो ये क्या हो जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन्स पे ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ट्रांसफर होगा, एक केमिकल के सिग्नल के थ्रू, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूरो
ट्रांसमीटर, यानी जब कोई सिग्नल पहुंचता है एक्सॉन के टर्मिनल में तो वो एक केमिकल रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि बाइंड कर जाता है अगली वाली सेल के पास और इसी ट्रांसमीटर के थ्रू आपका सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द नर्व इम्पल्स ओनली मूव टू वन डायरेक्शन फ्रॉम द डेंड्राइटिस टू एक्सॉन। ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो आपका इम्पल्स आएगी, जो आपका सिग्नल आएगा, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी जो आपके डेंड्राइट्स यानी ऊपर का पार्ट है वहाँ से नीचे यानी एक्सॉन तक ही जाएगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। बाकी आप सोचे ऐसे मूव कर जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिग्नल मूव करता है। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने तरीके की न्यूरॉन्स होती हैं। तो न्यूरॉन्स बेटा होती हैं 3 तरीके की। एक आपका है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक है मोटर न्यूरॉन्स और एक क्या है रिले न्यूरॉन्स। मोस्टली आपको सेंसरी और मोटर याद रखना है। देखिए सेंसरी क्या करती हैं, सेंसरी सिग्नल को जो भी आपका ऑर्गन है जहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ है, जैसे किसी ने आपको टच किया है तो स्किन या ब्राइटनेस आगे ज़्यादा है, ब्राइटनेस कहीं पे ज़्यादा है तो आपकी आंखों को ब्राइटनेस टच करेगी। तो जो भी ऑर्गन है आपका सेंसरी ऑर्गन है, जैसे स्किन हो गया, आई हो गया, यहाँ से ये ब्रेन तक की यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक के सिग्नल को लेकर जाता है। यानी सेंसरी वाला क्या करता है, कोई भी सिग्नल हो, कोई भी वायरल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, इस सिग्नल को आपके ब्रेन तक की लेकर जाएगा। मोटर क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन्स, अब CNS क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स के लिए बोलेगा कि भैया जाके ऐसा करिए, या जिसने आपको टच किया उसको तमाचा मार दीजिए, या कुछ भी अदरवाइज कुछ भी कह सकता है। तो जो भी वो सिग्नल को भेजेगा, CNS भेजेगा, उसे ये क्या करेगा, उसे ये लेके जाएगा ग्लैंड्स तक या उस मसल्स तक जहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करना है। तो ये काम होता है मोटर न्यूरॉन का। तो सिंपल सा, सेंसरी क्या करता है, सिग्नल्स को लेकर जाता है ब्रेन तक, और मोटर क्या करता है, सिग्नल्स को वापस लाता है। रिले क्या होता है, फाउंड इन सीनस, कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, ये आपके सीनस में CNS में ही पाए जाते हैं और ये सिंपली दोनों न्यूरॉन्स को आपस में, ऊपर वाले दोनों को कनेक्ट करते हैं। देखिए सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स, स्किन, आइज से कहाँ, CNS तक की ले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आपने किसी गर्म बॉडी को टच किया है तो द सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट द सिग्नल टू द ब्रेन टेलिंग यू इट इज़ हॉट। तो ये क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसफर करेंगे सिग्नल को ब्रेन के पास, जहाँ से आपको पता चलेगा कि वो क्या है, हॉट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कौन करता है, हमारा मस्तिष्क रिकॉग्नाइज करता है। अब मोटर न्यूरॉन्स, अब देखिए अगर आपने हॉट बॉडी को छुआ है तो अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, ब्रेन आपको सिग्नल भेजेगा, जल्दी से उसको क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए या छोड़ दीजिए, जिससे आपको हार्म ना हो। देखो इफ़ यू टच समथिंग हॉट द मोटर न्यूरॉन सिग्नल द मसल्स इन योर हैंड टू पुट इट, अब इससे क्या हो जाइए, दूर हो जाइए। उसके बाद रिले न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना, बस इतना ही याद रखिएगा, बाकी आपका सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ पूछी जाएगी, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक एंड क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट अकर्स विदाउट कॉन्सिक्वेंस थ्रू। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ऐसे एक्शन है जो ऑटोमेटिक्स होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुलस के थ्रू, अकर्स विदाउट कॉन्शियस थॉट, बिना सोचे समझे जो बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, ऐसा रिस्पॉन्स को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके पैर के नीचे कांटा आ गया, आपके पैर के नीचे क्या आ गया, कांटा आ गया। तो कांटा आने पे आप क्या करेंगे, जल्दी से पैर को अप कर लेंगे, तुरंत उठा लेंगे। उस समय आपको ये भी नहीं पता होगा आपके पैर में क्या लगा था, कैसे लगा था, लेकिन आपका पैर अपने आप क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपने कुछ सोचा समझा नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स हो गया बहुत तेजी से। जैसे अगर किसी हॉट बॉडी में आपका हाथ अचानक से टच हो जाए तो आपका हाथ तुरंत कहाँ आ जाता है, पीछे आ जाता है। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन है जो अचानक होते हैं। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक होते हैं और क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। ऑटोमेटिक होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, बिना सोचे समझे होते हैं। अगला क्या है, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इनको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। डज नॉट रिक्वायर द ब्रेन टू इन्वॉल्वमेंट मेकिंग द मच फास्टर, और इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बाद में इंफॉर्मेशन ब्रेन को प्रोसीड कर दी जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अभी इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो पहले स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, फिर रिस्पॉन्स भेजेगा, और ऐसे में आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये एक्शंस ब्रेन से कंट्रोल्ड नहीं होते, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में दिया गया आपको
टचिंग ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है, यू इमीडिएटली पुल योर हैंड अवे, आप तुरंत क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं। इवन बिफोर यू फील पेन, आप पेन फील करें इससे पहले ही आप क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं। रीजन क्या है, रीजन यही है क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, तुरंत आपके बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिली कि हाथ पीछे कीजिए। ब्लंकिंग व्हेन समवन कम्स क्लोज टू आइज, हम अपनी पलकों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं जब कोई चीज अचानक से हमारी तरफ फेंकी जाती है। अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टू प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से बचने के लिए। अगला हमारा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे फॉलोड बाय द नर्वस इंपल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये वो पूरा पाथवे जिसमें आपकी बॉडी जो है रिफ्लेक्स एक्शन करते टाइम पूरा पाथवे फॉलो करती है, उस पाथवे को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। सबसे पहले रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। जैसे आपने किसी हॉट बॉडी को टच किया, किसी गर्म वस्तु को टच कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपकी उंगलियों के ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे वो इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे। अब डिटेक्ट करने के बाद जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो इस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड एज अ रिले सेंडिंग द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन्स, वो सीधे क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजेगी। इस बार ब्रेन को नहीं बताएगी, सीधे क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन्स के पास सिग्नल भेजेगी कि जाइए और तुरंत इसके अगेंस्ट क्या करिए, रिस्पॉन्स करिए। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इम्पल्स को इफेक्टर यानी जो सेल है आपके, जैसे हाथ से टच किया था जो हैंड की आपके सेल है उनके पास इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे और तुरंत मसल क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी यानी हाथ को दूर हटा लेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। आज के वीडियो में यहीं तक कि इसके बचे हुए टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। यहाँ से आप चाहें तो पीडीएफ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स करिए पीडीएफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर इससे आपको जो इसके पहले के चैप्टर्स हैं अगर आपको उनको देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सारे नोट्स को, सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया हुआ है।